हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग एकदम बेहतर होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और उसके साथ अपना सेशन चल रहा था इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत के इतिहास से। इसमें हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ वंश पढ़ लिए थे और आज जो अपन पढ़ेंगे वो है अपना लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला प्रथम जो अफगान वंश था वो था लोधी वंश। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पे राज करता है 1451 से लेके 1526 तक। अच्छा, तो दोस्तों, दिल्ली में जब ये लोधी वंश आता है, इससे पहले कौन सा वंश रहता है? तो दिल्ली के अंदर लोधी वंश के जैसे ही लोधी वंश का आगमन होता है 1451 ईस्वी में, उस समय तक दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा होता है सैयद वंश। ठीक है दोस्तों। और सैयद वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। अच्छा, ये तो हो गया दिल्ली वंश पे, दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश का अंतिम शासक। अब यहाँ पे लोधी वंश पहुँचता कैसे है? लोधी यहाँ पहुँचे कैसे, आए कैसे? तो ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ सैयदों से युद्ध करने के लिए या दिल्ली सल्तनत को हथियाने के लिए ही लोधी स्पेशली आए, नहीं। सैयद से पहले तुगलक, ये जो वंश थे, इन समय जो लोधी थे वो अफगान से आए, चल के यहाँ पे व्यापारी बन के आया। कोई कभी सेना में शामिल हुआ इनकी, कभी इनके गुप्तचर विभाग में शामिल हुआ, अश्वशाला में शामिल हुआ। यानी जो सैयद वंश था, तुगलक वंश था, इन वंशों में ये एक तरीके से व्यापारी या सैनिक की तरह कार्य किया करते थे। धीरे धीरे जैसे ही सैयद वंश हुआ, सैयद वंश में क्या, जैसे ही शासक कमज़ोर होते गए, लोधियों को मौका मिलता गया और दिल्ली सल्तनत पे आखिरकार 1451 ईस्वी के अंदर बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना कर दी। बहलोल लोधी। अब दोस्तों देखिए होता क्या है। बहलोल लोधी प्रथम अफगान वंश की स्थापना करने वाला, या दिल्ली सल्तनत पे प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, प्रथम अफगान वंश की स्थापना तो कर दी, तो क्या इसी के साथ इसने कुछ युद्ध किया? जरूर। जब अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, जब बहलोल लोधी का आक्रमण होता है, बहलोल लोधी जैसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने की अपनी पूरी तैयारी कर चुका होता है, उसी समय के दौरान अलाउद्दीन आलम शाह की एक पुत्री होती है और पुत्री का नाम होता है बीबी रानी। बीबी रानी। और बीबी रानी पुत्री किसकी? अलाउद्दीन आलम शाह की। और अलाउद्दीन आलम शाह बीबी रानी का विवाह है एक शर्की शासक, कौन से? शर्की शासक महमूद शाह के साथ करवाता है। महमूद शाह। ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, इसकी पुत्री बीबी रानी, और बीबी रानी का विवाह होता है शर्की शासक मोहम्मद शाह के साथ में। ठीक है दोस्तों। अब जब जो बहलोल लोधी है दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार जमा रहा होता है, उसी समय अलाउद्दीन आलम शाह, इसको तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत की गद्दी से अपदस्थ कर दिया जाता है और ये कहाँ पहुँचता है? बदायूं। क्यों बदायूं क्यों जाता है? क्योंकि जब ये शासक बना था उस समय से पहले इसका जब पिता शासक था उस समय ये बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था।
तो जैसे ही इस पे लोधी वंश का आक्रमण होता है, ये दिल्ली सल्तनत को छोड़ के बदायूं पहुंचता है। अब इसका ये कौन सरकी शासक महमूद शाह, इसकी पुत्री की शादी जिसके साथ हुई, और बहलोल लोधी। बहलोल लोधी और सरकी शासक महमूद शाह जो अपने ससुर की हार का बदला लेता है, किससे? बहलोल लोधी से, और जिसमें वह खुद भी हार जाता है। तो नरेला नामक स्थान है पानीपत के पास में। नरेला नामक स्थान पे बहलोल लोधी तथा महमूद शाह इन दोनों में आपस में युद्ध होता है, जिसमें महमूद शाह पराजित हो जाता है और बहलोल लोधी जीतता है। विजेता रहता है बहलोल लोधी। और इसके शासनकाल में, बहलोल लोधी का जो शासनकाल आया था, उस समय से पहले जब सैयद वंश चल रहा था, उस समय नवीन राज्यों का गठन होना स्टार्ट हुआ था। और उसी समय एक राज्य हुआ करता था जिसका उदय हुआ, वो था जौनपुर। जौनपुर का सैयद वंश के टाइम पे उदय होता है, परंतु जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाता है वापस इब्राहिम लोधी। ठीक है दोस्तों। तथा इसी के साथ ये अपने नाम से ही बहलोल सिक्के जारी करता है। ठीक है, देखिए, बहलोल लोधी प्रथम अफगान वंश की स्थापना की किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। उसके बाद सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जिसकी पुत्री बीबी रानी, और बीबी रानी का विवाह होता है सरकी शासक महमूद शाह। महमूद शाह और बहलोल लोधी के मध्य युद्ध होता है नरेला पानीपत में, जहां पे महमूद शाह हार जाता है और बहलोल लोधी विजित रहता है, और पूर्णतः दिल्ली सल्तनत पे लोधी वंश की स्थापना होती है। इसी के साथ जौनपुर राज्य का विलय दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी द्वारा किया गया, तथा अपने नाम से ही बहलोल सिक्के चलाए गए। उसके बाद में जो लोधी वंश है, लोधी वंश का अगला जो शासक है वो आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोधी वंश में सबसे श्रेष्ठ शासक सिकंदर लोधी को ही माना जाता है। तो इसके बाद अपना सेकंड शासक आता है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी शासन करता है 1489 से 1517 तक। ठीक है दोस्तों। सिकंदर लोधी, जिसका मूल नाम होता है निजाम खां, जो बहलोल लोधी का पुत्र था, और निजाम खां सिकंदर लोधी नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। इसे मुख्य शासक कहा जा सकता है लोधी वंश का। इसके समय में मुख्यतः 2-3 कार्य करवाए गए इसके द्वारा। पहला तो इसका कार्य ये था कि सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना करता है, और स्थापना के जस्ट 2 वर्ष बाद ही 1506 ईस्वी के अंदर आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों। 2 मुख्य घटनाक्रम। पहला, 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी करवाता है, और जब शहर ही बसा दिया तो चलो क्यों ना उसे राजधानी बनाया जाए, तो दिल्ली से राजधानी आगरा को स्थानांतरित करता है। उसके बाद इसके शासनकाल में ये एक भूमि मापने की एक नया पैमाना बनाता है, और उस पैमाने को नाम दिया जाता है गज ए सिकंदरी।
ठीक है दोस्तों। गज ए सिकंदरी क्या होता है? गज ए सिकंदरी भूमि मापने का एक पैमाना, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिकंदर लोदी के। तथा ये कुछ रचनाएं भी करता था। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि गज ए सिकंदरी मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या था? ऑप्शन देगा भूमि मापने का पैमाना या फिर कर मापने का पैमाना, ऐसे करके। तो गज ए सिकंदरी तो क्या था? भूमि मापने का पैमाना। और ये अपनी रचनाएं करता था गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना करता था, कविताएं लिखता था, और वो लिखता था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में कविताएं। ठीक है दोस्तों। गज ए सिकंदरी एक भूमि मापने का पैमाना जो सिकंदर लोदी द्वारा जारी किया जाता है। तथा गुलरुखी, गुलरुखी क्या होता है? फारसी भाषा में कविताओं की रचना करता था गुलरुखी नाम से। कौन? सिकंदर लोदी। तो ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में अगला जो शासक है 1513 के अंदर सिकंदर लोदी की मृत्यु, 1517 के अंदर सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, जो दिल्ली सल्तनत है, लोदी वंश जो राज कर रहा है, वहाँ पे क्या होता है? अफगान अमीरों का वर्चस्व बढ़ जाता है। और अफगान जो अमीर होते हैं, उन्होंने विचार किया कि जैसे ही सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए क्यों ना जो पूरा एक संपूर्ण साम्राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया जाए। तो अपना अगला शासक आता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी शासन करता है 1517 से 1526 ईस्वी तक। जैसे ही इब्राहिम लोदी शासन करने के लिए आता है, शासक बनता है, वैसे ही जो अफगान अमीर थे वो विचार विमर्श करके जो संपूर्ण एक साम्राज्य था उसे दो भागों में विभक्त कर देते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से? एक तो जौनपुर, और जौनपुर को शामिल कौन करता है? बहलोल लोदी। और दूसरा भाग बना दिया जाता है दिल्ली। दिल्ली की बागडोर दी जाती है इब्राहिम लोदी को। और जो जौनपुर है वो बागडोर वो सौंप दिया जाता है जलाल खां को। जलाल खां को, ये इसका भाई होता है। ठीक है दोस्तों। जलाल खां और इब्राहिम लोदी दोनों को अलग अलग साम्राज्य बांट दिया जाता है। चलो, बांट दिया साम्राज्य। व्यवस्था क्यों की गई बांटने की? क्योंकि ताकि शांति व्यवस्था कायम हो सके। पर इतनी ही देर में तोप चलाने वाले बाबर की एंट्री होती है। बाबर पहुंचता है दिल्ली अपनी तोप लेकर, और बाबर और इब्राहिम लोदी इन दोनों के मध्य युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये कब होता है? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर पहुंचता है पानीपत नामक स्थान पर, जहां पर इब्राहिम लोदी किस किस के मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा जाता है और विजेता रहता है बाबर। जबकि इब्राहिम लोदी जो हारता है, इसकी सेना बाबर की सेना की बजाय संख्या में बहुत ज़्यादा थी, पर सेना का कुशल नेतृत्व न होना एक मुख्य कारण था इसकी हार का। दूसरा मुख्य कारण बाबर द्वारा तोपखाने का यूज करना, तोपों का यूज करना, उसके अलावा बाबर द्वारा तुगलुमा या रूमी पद्धति का यूज करना।
इन सभी कारणों से इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजित रहता है। इब्राहिम लोदी अभी तक दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाला पहला शासक होता है। इससे पहले कोई भी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक नहीं था जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ हो। पहला शासक कौन बनता है, ये सौभाग्य पाता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किसका, बाबर का। आइए देखते हैं बाबर की तुगलुमा पद्धति क्या थी। इसका जीतने का पहला कारण तुगलुमा पद्धति। तुगलुमा पद्धति का मतलब ये होता था कि जब बाबर अपनी सेना को युद्ध के लिए लेके आता था तो अपने साथ रखता था तोप का यूज, और जैसे ही युद्ध में सैनिक आपस में भिड़ते थे वही उसी टाइम पे ये यूज करते थे तोपों का। और जैसे ही तोप की गर्जना होती थी तो जो विपक्षी था, बाबर का विपक्षी जो भी युद्ध करने को आता था, उसके घोड़े हाथी उसी के सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देते थे, वो विचलित हो जाते थे। इस चीज का बाबर को बहुत ज़्यादा सहारा मिला। दूसरा, इसने तोप खाने का यूज किया, यानी तोपों का यूज किया, तोपों का उपयोग किया। तोपों का इसने उपयोग किया जिसमें इसके मुख्य दो तोपची थे। पहला मुस्तफ़ा और दूसरा उस्ताद अली। बाबर के दो तोपची, पहले का नाम मुस्तफ़ा और दूसरा उस्ताद अली। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा लोदी वंश। ठीक है, अब लोदी वंश की समाप्ति होती है 21 अप्रैल 1526 को और दिल्ली वंश पे लोदी वंश समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत पे। और जैसे ही लोदी वंश समाप्त होता है 1526 में ही बाबर गुलाम वंश की स्थापना करता है। 1526 और 1526 में बाबर करता है, मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, या मुगल काल। तो दोस्तों ये था हमारा लोदी वंश, भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक वंश। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, 2-4 बार ऐसा हुआ है एसएससी या एसएससी जीडी या सीजीएल, इनमें क्वेश्चन आता है वंश, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों का क्रम। तो इस क्रम के लिए मैंने एक ट्रिक सोची है और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि गुलाम को खुजली हुई तुगलक ने शायद लात मारी। थोड़ी अजीब है, फनी है, पर ठीक है, हमें तो वंश से मतलब है। तो देखिए गुलाम, तो सबसे पहले कौन सा वंश, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों का क्रम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खुजली यानी खिलजी वंश। ठीक है, फिर तुगलक से तुगलक, और उसके बाद गुलाम को खुजली हुई, तुगलक ने शायद यानी सैयद, और लात से लोदी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों का क्रम। पहला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद और लोदी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी का जो दिल्ली सल्तनत है उससे लेके क्वेश्चंस वगैरह सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत पे मुगल वंश का संस्थापक बाबर और फिर उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और आई थी कि कुछ बोल रहे थे कि जो दिल्ली सल्तनत है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस और आंसर हैं
और उसके ऊपर वीडियो। तो मैंने विचार किया कि अगर वीडियो की बजाय अगर पीडीएफ बना के और वो अवेलेबल की जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगी, ताकि उसमें ये भी हो कि जैसे ही आंसर की हो वहीं पे और प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया हो, विवरण दे दिया गया हो, जिससे क्या है एकदम और अच्छे से डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, यानी दिल्ली सल्तनत पे मुगल वंश की स्थापना करवाते हैं कल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।